क्या चुनाव बस नारों का शोर है या रैलियों में जुटाई गई भीड़? शायद नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त विज्ञान काम करता है। आज हम इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि जमीन पर असल में कोई चुनाव कैसे जीता या हारा जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी चुनाव का नतीजा आखिर तय कौन करता है? क्या ये महज एक हवा या एक लहर होती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत ही ठंडा ठोस गणित काम कर रहा होता है? देखिए, ये रैलियों में दिखने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा है और नारों के शोर से कहीं गहरा। हर जीत और हर हार के पीछे आंकड़ों, लोगों की असली जरूरतों और उनकी अनकही कहानियों का एक बड़ा ही पेचीदा ताना-बाना छिपा होता है। और इसी विज्ञान को समझने के लिए हम एक विधानसभा क्षेत्र की पूरी बनावट को परत दर परत खोलकर देखेंगे। आज हमारी केस स्टडी है उत्तर प्रदेश का बांगरमऊ। तो चलिए, बांगरमऊ के इस चुनावी समीकरण को एक पहेली की तरह सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जहां हर एक वोट और हर वोटर एक बहुत जरूरी सुराग है। 15,793 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 में बांगरमऊ में जीत और हार के बीच का फासला था। यही वो संख्या है जो किसी भी इलाके की सियासत की दिशा तय कर देती है। अगर 2022 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को लगभग 45% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी करीब 37% पर रुक गई। तो ये जो लगभग 7-8% का फर्क है यही वो खाई है जिसे पाटना किसी भी चुनौती का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे जीते जागते लोग हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनकी अपनी रोजमर्रा की परेशानियां हैं। तो चलिए, अब आंकड़ों की दुनिया से निकलकर जमीन की हकीकत की तरफ चलते हैं। बांगरमऊ का जो सामाजिक समीकरण है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ देखिए, लगभग 34% ओबीसी, 23% मुस्लिम, 23% सवर्ण और 17% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि ये वो समुदाय हैं जिनकी एक सामूहिक इच्छा चुनाव का रुख पूरी तरह मोड़ सकती है। तो फिर इन समुदायों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? ये हीट मैप साफ दिखाता है। उन्नाव कांड की वो दर्दनाक यादें, खेती का संकट और सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक न पहुंचना, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जानते हैं, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद ही हर व्यक्ति के सम्मान पर टिकी है, और लोगों की आवाज को सुनना, उनकी तकलीफ को समझना, यही तो शासन का पहला कर्तव्य है। जब लोगों की शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये उनके सम्मान का सवाल बन जाता है। किसी भी जगह की आज की राजनीति को समझना होना तो उसके अतीत की परतों को खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, बांगरमऊ के पिछले 30 सालों के चुनावी इतिहास की गूंज को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में कुछ बहुत अहम मोड़ आए हैं, जैसे 2002 में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की जीत हुई। फिर 2012 में मुस्लिम ओबीसी समीकरण पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, और फिर 2017 से बीजेपी का लगातार उभार देखने को मिला। हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। इन आंकड़ों की कहानी देखिए जरा। 2012 में समाजवादी पार्टी जहां अपने चरम पर थी, वहीं 2017 और फिर 2022 में बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर हुआ क्यों और कैसे? तो इस उतार चढ़ाव को समझने के बाद अब हम रणनीति की दुनिया में उतरते हैं। किसी भी राजनीतिक अभियान की असली ताकत और उसकी कमजोरी किन चीजों से तय होती है, आइए इसकी गहराई से पड़ताल करें। देखिए, किसी भी अभियान की सेहत को परखने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेमवर्क उसकी ताकत को 4 अलग-अलग पैमानों पर मापता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका पहला चेहरा है चुनावी चेहरा, मतलब वोटों का शुद्ध गणित। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बेस तो यहाँ काफी बड़ा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने दूसरे समुदायों में अपनी गहरी पैठ बना ली है। इसलिए सिर्फ कोर बेस के आधार पर यहाँ ताकत को हम मध्यम दर्जे का ही मानेंगे। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा। लोकल लेवल पर नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन हर एक बूथ तक कार्यकर्ताओं की वो मजबूत पहुंच नहीं है जो बीजेपी की मशीनरी का मुकाबला कर सके। यानी संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की सख्त जरूरत है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी चेहरा है नैरेटिव का चेहरा, यानी कहानी।
फिलहाल एक ऐसी असरदार स्थानीय कहानी की कमी है जो लोगों को आपस में जोड़ सके और सत्ताधारी पार्टी के बड़े नैरेटिव को टक्कर दे सके। इस मोर्चे पर स्थिति साफ तौर पर कमजोर दिखती है। और चौथा चेहरा है संसाधनों का। सत्ताधारी दल को जो राष्ट्रीय समर्थन मिलता है उसकी तुलना में संसाधन सीमित हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस मोर्चे पर भी स्थिति कमजोर ही मानी जाएगी। तो ठीक है, इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है। यहाँ एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट है जो इस पूरे विश्लेषण को जमीनी एक्शन में बदलने की एक ठोस रूपरेखा देता है। इसे हम वापसी की सीढ़ी भी कह सकते हैं। पहले 90 दिन डेटा और जमीनी टीम के साथ नींव बनाने पर फोकस, अगले 60 दिन हर समुदाय तक पहुंचने और सीधा संपर्क साधने पर, फिर आखिरी 30 दिन डिजिटल तरीकों से माहौल बनाने पर, और आखिर में चुनाव के दिन हर एक वोटर को बूथ तक लाने की एक अचूक रणनीति। और हाँ, आज के दौर में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी अभियान अधूरा ही रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सीधा संवाद, इंस्टाग्राम रील्स से युवाओं को जोड़ना और अफवाहों का सच बताने वाले फैक्ट काउंटर चैनल्स, ये सब आधुनिक तरीके अब अपनाने ही होंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इस डिजिटल युग में प्रभावी संचार के लिए लोगों की निजता यानी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना अनिवार्य है। सूचना पर आधारित सार्वजनिक संवाद अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाता है। किसी की सहमति के बिना उसकी जानकारी का इस्तेमाल करना ये नैतिक और कानूनी दोनों ही नजरिए से गलत है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि चुनाव जीतना अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली लक्ष्य तो एक ऐसा प्रभावी और जवाबदेह शासन देना है जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई सकारात्मक बदलाव ला सके। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बिल्कुल साफ है। जीत के लिए मुस्लिम और ओबीसी वोटरों के 57% के गठबंधन को मजबूती से एक साथ लाना होगा और साथ ही जमीन पर लोगों की जो असली शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का एक ठोस वादा भी करना होगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आंकड़ों पर आधारित और स्थानीय ज़रूरतों से जुड़ा एक ब्लूप्रिंट लोगों का भरोसा दोबारा बना सकता है, और क्या वो किसी भी क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य बदल सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।